आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज बुधवार के कार्यक्रम में एक अलग तरीके की बात को लेकर के आया हूं। एक बात बताता हूं, ये जो जीवन है और ये जो शरीर है उसको कई लोग आश्चर्य से देखते हैं कि ये क्या है, ये कैसे बना है, इसकी भूमिका क्या है, ये इसके कर्तव्य क्या हैं, इसके कर्म क्या हैं। पर इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ इस पे आश्चर्य इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इसके बारे में और इसके मर्म को नहीं जानते हो। जब जान जाओगे तो इसके मर्म को न तो जानना चाहोगे और न इससे न जानने की इच्छा ही रखोगे। मतलब दोनों ही स्थितियों में आप समतुल्य हो जाओगे। जरा विचार करके देखना, मैंने कल जो बात कही थी कि आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो जीवित है या मृत्यु, और वो जो शरीर धारण करके बैठा है क्या वो परमात्मा नहीं है? वो हो सकता है कि परमात्मा ही हो, और आपके बगल में आपका भाई बन के बैठा हो या आपकी माता बन के बैठे हो वो, या फिर पिता बन के बैठा हो, कौन जाने। हो सकता है वो वही बैठा हो और आप उसको धोखे पे धोखे दिए जा रहे हो, उससे झूठ बोले जा रहे हो, उसको ठगे जा रहे हो। तो जरा विचार कर लीजिएगा कि कहीं इसी बहाने आप उससे तकलीफ़ों में तो नहीं रख रहे हो और अपने आप को ज़्यादा उसके सामने श्रेष्ठ तो नहीं बना रहे हो। क्योंकि जैसे ही उसको ये बात पता चलेगी कि वो आपको ये बात पता चलेगी कि अरे वो तो परमात्मा ही था जिसे मैंने ठग रखा था, तो कितनी बड़ी भूल होगी ये। इसलिए कभी किसी सामने वाले को ठगो मत और उस पर पूरे तरीके से उसको परमात्मा ही मान करके उसकी सेवा कर लो। और इसी से तो मानवता का विकास होता है। दरअसल आप उसी सोच के तो आगे रख करके मानवता का संवर्धन करते हैं कि सामने वाला पुरुष साक्षात परमात्मा ही आपके सामने खड़ा है। आइए आज के कार्यक्रम में बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में राहु जहां बैठे हैं उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है। दरअसल आप लोग ये अभी तक सोचते आए थे कि राहु यहां बैठा है तो 5वीं दृष्टि से यहां देखेगा, 7वीं दृष्टि से यहां देखेगा, 9वीं दृष्टि से यहां देखेगा। पर क्या कभी विचार किया है कि उस राहु पे किसकी दृष्टि है? वो कौन सा ग्रह है जो आपके राहु के प्रभावों को कमजोर कर रहा है और राहु की दशा में भी आपको अच्छे परिणाम दे सकता है? या आपकी कुंडली के लिए राहु अगर किसी ऐसे भाव में बैठा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है आपकी कुंडली का, और उसमें अगर वो बैठ करके आप अभी तक ये सोचते आए होंगे कि मेरी कुंडली में तो राहु यहीं बैठा है, मेरी कुंडली में तो राहु यहीं बैठा है, मेरी कुंडली में तो राहु यहीं बैठा है, तो दरअसल इस चीज़ से बाहर निकलने की बारी है। और मैं ये नहीं बता रहा कि आपको कुछ अलग बता रहा हूँ, दरअसल उसको अलग तरीके से मैं बताऊँगा। तो जरा इसको ध्यान से समझने की प्रयास में लग जाना चाहिए हम लोगों को। आइए अब बीच में बता देता हूँ। तो ये एक चार्ट है लग्न का। वस्तुतः लग्न चार्ट ही प्रमुख ही होता है, बाकी के जितने भी एडिशनल चार्ट होते हैं वो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए बनाए गए हैं, और वस्तुतः उन सब के अध्ययन के बाद ही आपकी कुंडली पक्की रूप से देखी जाती है। अगर आपकी कुंडली को किसी ने भी बेवक्त देखा है, अगर आपकी कुंडली को किसी ने भी वक्त बेवक्त में देखा है, आपकी कुंडली अगर जल्दबाजी में देखी गई है, अभी उस पर कुछ बाकी है देखना, जो आप वस्तुतः अभी सवाल के घेरे में फिर भी फंसे हुए हैं, तो निसंदेह उस पे वक्त और आपकी कुंडली को व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा गया है। हाँ, तो इस कुंडली को आप वक्त कितना देते हो? और ये कुंडली कोई सामान्य बात नहीं होती है कि पंडित जी जल्दी से देख लीजिए, मैं तो जल्दी में नहीं देखता। और एक बात बताऊं तो दरअसल इस पे वक्त देना ही चाहिए। ये एक ऐसी पिटारी है जो बंदूक और गोली दोनों है, जिसे चलाना भी होता है और जो लक्ष्य का भेदन भी करती है, जो सब कुछ जानती है। और वो क्या नहीं जानती है? वो आपकी कुंडली वो सब कुछ जानती है। आप अनभिज्ञ हो पर वो नहीं है। इधर आइए, राहु है ये, कहीं भी बैठे हों कुंडली में,
और अगर वो आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, दशम में बैठे हों या एकादशम में बैठे हों, तो ये अच्छे होते हैं। मतलब इनके परिणाम आपकी कुंडली के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से और कार्मिक रूप से अच्छे होते हैं। अलग बात है कि यहाँ बैठ करके वो माता पिता के साथ और घर परिवार में कलह पैदा करेंगे, पर व्यक्ति के अपने लिए, वो उसके अपने इमेज के लिए वो अच्छा होता है। धन मान पद प्रतिष्ठा भी देते हैं, सुख भी देते हैं, पर कलह भी थोड़ा सा रहता है। पर वो डिपेंड करता है कि वो राहु कैसी स्थिति में बैठा है। अगर वो यहाँ गुरु की राशि में गुरु के साथ बैठा होगा तो निसंदेह यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी भी देगा। अगर यहाँ पे वो शनि के साथ बैठा होगा तो अच्छा भी हो जाएगा। अगर वो बुध के साथ होगा तो व्यक्ति को शिक्षित माता भी देता है। अगर वो चंद्रमा के साथ बैठेगा तो माता को व्याधि भी देता है। पर ये निर्भर करती है कई चीज़ों पे। आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। आज मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु वृद्ध होकर के बैठे हैं डिग्री में, अगर वो 29-30 अंश के करीब हैं, 26 अंश से ऊपर जा रहे हैं, और या फिर 0 से 6 अंश के निकट हैं, या फिर कुमार अवस्था में भी हों, युवा का नहीं होना चाहिए डिग्री में, वो बिल्कुल मध्य का नहीं हो, और वो या तो बाल अवस्था का हो या फिर वो सम राशि में बैठा हो, मतलब जिस राशि में बैठे हो या तो वो अपनी राशि में बैठा हो, खुश हो, स्वग्रही होकर के, यानी कि कुंभ राशि में बैठा हो, या फिर वृषभ का होकर के, उच्च का होकर के बैठा हो, वो नीच नहीं हो, मतलब नीच राशि का नहीं है, क्योंकि वो परिणाम फिर गलत देगा ना। तो वो जो है वो कैसी राशि में बैठा हो, या तो कुंभ में बैठा हो या फिर मिथुन में बैठा हो, या फिर जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति के साथ बैठा हो, तो वो अच्छा हो जाएगा। जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति के साथ बैठा है। पर अगर किसी शत्रु की राशि में बैठा है या किसी ऐसी राशि में बैठा है जो उसके अधिपति उसके साथ नहीं बैठे हैं, अब जैसे मान लीजिए ये कुंडली 3 नंबर की बनती है, 3 नंबर के अधिपति हो गए बुध। अगर ये अच्छी स्थिति राहु की तब हो जाएगी जब बुध भी उसके साथ बैठे हों। तब ये राहु अगर युवा भी है या कमजोर भी है या फिर आधा भी है, मतलब कुमार अवस्था का भी है, तो भी खराब परिणाम नहीं देगा। पर अगर यही राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इससे दूर चला जाए, कहीं दूसरे जगह बैठ जाए, और वो राहु पे प्रभाव न डालता हो, मतलब जैसे मान लीजिए 3 नंबर की राशि होती है बुध की राशि, और बुध यहां ना बैठ करके, यहां पे बुध ना बैठ करके यहां बैठ गए, या फिर यहां बैठ गए जहां से राहु का संबंध बन रहा है, या फिर यहां बैठ गए, या फिर बुध यहां बैठ गए, तो अगर इन भावों में राशि के अधिपति जहां राहु बैठे हैं, अगर इन भावों में राशि का अधिपति बैठेगा तो राहु का प्रभाव निगेटिव नहीं होता है, और राहु का प्रभाव आपको प्रभावित बुरे तरीके से नहीं करता है। बस शर्त ये याद रखनी है कि ये राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति पे इनकी दृष्टि होनी चाहिए, और अगर वो राहु आपकी कुंडली में उस राशि के अधिपति पे नहीं दृष्टि डाल रहे हों, या वो ग्रह जिनकी राशि में ये बैठे हैं, जैसे बुध अगर मान लीजिए यहां बैठ गए तो ये निगेटिव हो जाएंगे, अगर ये बुध यहां बैठ जाएंगे तो निगेटिव राहु होगा, बुध नहीं, तो निगेटिव राहु होगा, बुध नहीं। अगर ये राहु, अगर ये बुध जिस राशि में बैठा है, मैं बुध को उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, अगर इस राशि के अधिपति छठे में बैठ जाए तो ये बुध निगेटिव होगा और राहु भी निगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों का संबंध नहीं बन रहा है। अगर ये राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति यहां बैठ गए तो ये राहु भी निगेटिव होगा और बुध भी निगेटिव हो जाएंगे, मतलब फिर ये अपनी दशा में और अपने वक्त पे बुरा बर्ताव आपके साथ कर सकते हैं। पर अगर इनका दृष्टि संबंध नहीं बनेगा ना, तो फिर ये एक दूसरे के लिए समस्या देते हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे को देख लेते हैं तो ये अच्छा हो जाता है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी भाव में, जिस भी राशि में अगर राहु बैठे हैं, या तो वो उस राशि के अधिपति के साथ बैठे हों, या फिर वो उस राशि के अधिपति पे उनकी दृष्टि हो, या उस राशि का अधिपति राहु को देख रहा हो, तो राहु वहां पे प्रभावित बुरे तरीके से ना करके आपको संतुलन में रखने वाला
और सामान्य परिणाम से बेहतर परिणाम देने वाला हो जाता है। ये पहली बात है। पर दूसरी बात जो कि इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं, जरा निकट आकर के बैठिएगा, नहीं तो ध्यान इधर उधर भटक जाता है। हाँ, यहां मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु बैठे हैं। मैं किसी भी भाव की बात कर रहा हूं, पर आपको मैं लग्न में समझा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि यहां पे लिखने में आसानी होती है मुझे। तो यहां पे अगर राहु बैठ गए, मान लीजिए आपकी कुंडली में वो नीच के हैं, उच्च के हैं, कैसे भी हैं, चाहे वो उच्च के होकर के बैठे हों, चाहे नीच के होकर के बैठे हों, चाहे वृद्ध होकर के बैठे हों, चाहे युवा होकर के बैठे हों, चाहे अवस्था में बाल अवस्था के हों, 0 से 6 अंश के निकट हों, तो किसी भी राशि में उस भाव में अगर वो कैसे भी बैठे हों, पर अगर वो भाग्य भाव के अधिपति से देखे जाते हों या फिर पंचम भाव के अधिपति से देखे जाते हों या फिर एकादशवें भाव के अधिपति के साथ देखे जाते हों, या फिर अब वो ग्रह जैसी भी दृष्टि डाल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर भाग्य भाव के अधिपति गुरु हो गए, यहां पे मान लीजिए 9 नंबर लिखा और गुरु यहीं बैठे हैं, तो 5वीं दृष्टि से राहु को देखेंगे तो ये राहु का प्रभाव कम हो जाएगा और फिर उस दशा में आप धार्मिक कृत्य भी करोगे और अपने प्रभाव और परिणामों को अच्छा भी दिखाओगे लोगों पे, ये बात भी दिखेगी। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए पंचम भाव के अधिपति बन जाते हैं गुरु, 9 नंबर यहां लिखा, और यहां के अधिपति हो जाएंगे गुरु और यहीं बैठ जाएं, या फिर यहां के अधिपति होकर के यहां बैठ जाएं, तो ये देखेंगे तो राहु के प्रभाव में वो कमजोरी भी ला देंगे और उसके प्रभाव में जो क्षतिपूर्ति करने का काम, उसका कंपनसेशन करना, ये राहु के बदले गुरु का प्रभाव हो जाएगा और गुरु वहां पे एक्टिव होकर के उसके परिणामों को अच्छा देंगे, खराब नहीं। तो ये देख लीजिए कि क्या वो वास्तव में गुरु चांडाल ही बन रहा है क्या, क्योंकि यहां पे अगर राहु थोड़ा भी कमजोर हो रहे हैं अवस्था में राशि से, तो वो आपके लिए अच्छे ही होंगे, बुरे नहीं होंगे। अगर राशि के अधिपति से देख लिए जाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर भाग्य का अधिपति उसको देख लेता है, लाभ का अधिपति उसको कहीं से देख लेता है, पंचम का अधिपति उसको देख लेता है, और जो ग्रह देख रहा है वो आपकी कुंडली में अवस्था में मजबूत होना चाहिए, मतलब वो राहु से ठीक दिखता हो, मतलब अपनी राशि का बैठा हो वो ग्रह, अपनी उच्च राशि में बैठ करके देख रहा हो, स्वग्रही होकर के देख रहा हो और राहु का बल थोड़ा कम हो रहा हो, तो ऐसी दशा में राहु की दशा परिणाम बुरे नहीं देंगे और वो राहु आपके लिए अच्छा जाता है। ये बात दरअसल समझने वाली है, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख लेते हो कि लग्न में राहु बैठा है, तो मेरे तो कुंडली में तो लग्न में राहु है, अरे भाई मेरी कुंडली में भी शुक्र के साथ राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं होता है। उसमें यह देखना होगा कि उसकी अवस्था कैसी है और क्या वो इतना निगेटिव है कि आपको निगेटिव प्रभाव दे रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ में ही घंटा बजा रहे हो और आवाज निकल ही ना रही हो, या फिर राहु का जो है वो ठिकरा फोड़ रहे हो राहु के माथे और आपका दशमेश खराब हो सकता है कि राहु बहुत अच्छा हो रहा हो और आप पहचान ना पा रहे हो सकता है कि राहु बहुत अच्छे बन रहे हो, आपकी कुंडली के लिए वो बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हो और आपके लाभेश बिगड़े हुए हों और देखने वाले ने आपको ये बता दिया है कि आपकी कुंडली में राहु और मंगल का योग लगा है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं है और ना ही ऐसी बातें होती हैं। तो दरअसल अध्ययन की बात है कि आपकी कुंडली में राहु के ऊपर आपने अभी तक ये बात तो जानी है और ये बात समझी है कि राहु किसको देख रहा है। अरे भाई, तो ये भी तो देख लो कि राहु को कौन देख रहा है, वो राहु के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है जो आपको अच्छा दे रहा है। आप उसके दृष्टि की तो बात कर लेते हो पर किसी अन्य दृष्टि की बात ही हम नहीं करते। तो जरा विचार करिए कि ये कितना सही है। मुख्यतया मैं आपको ये बताना चाहता हूं, टोटल ओवरऑल की बात करता हूं कि अगर आपकी राहु के ऊपर पंचम भाव के अधिपति की, सप्तम भाव के अधिपति की, नवम भाव के अधिपति की, एकादशवें भाव के अधिपति की, लग्न के अधिपति की दृष्टि हो और ये ग्रह अगर राहु से मजबूत होते हों, डिग्री में, अवस्था में, बल में, भाव बल, षडबल में बलवान होते हों, तो ये राहु आपको कभी परेशान नहीं करने वाला है और इस राहु के किसी भी प्रकार के उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लाजवर्त धारण करिए ताकि दिमाग जो है वो स्टेटलेस ना हो, बस इतनी बात है। अब क्या बताऊं, बता दिया तो बात खत्म हो गई। और उपाय तो पहले ही बता दिया था। उपाय क्या बताया था? गीता जी के श्लोक का अर्थ पहले ही बता दिया है। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं खत्म करते हैं और मुझे बताइएगा कि ये कैसा लगा है और कैसा लगा कार्यक्रम। एक बात और कहता हूं,
बन के ही रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। आने वाला कार्यक्रम भी अच्छा ही होने वाला है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।